दास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का आपका 13वां इकाई, जिसका नाम है आपका गोली दर्पण में परावर्तन और अपवर्तन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ देख चुके थे। आज जो है और छोटी सी इसमें छोटी छोटी बातें दिया गए हैं जिनको हमको जानना है और जो कि यहाँ पर दिया गया है। और ये आपका जो है लगभग इसी प्रकार का एक प्रयोग टाइप का है। ये 13.2 दिया है। गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों में क्या संबंध होता है, उनकी फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है ना, और ध्रुव क्या है, इनमें क्या संबंध होता है, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। तो यहाँ पर दिया है कि वस्तु की जो गोली दर्पण से भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब गोली दर्पण हमारा दिया गया है और उस गोली दर्पण में जो भी हमारा क्या होता है, जो वस्तु होता है, इस वस्तु का भिन्न भिन्न स्थितियों में, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं जो भी हम लोग करते हैं, तो भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाला जो क्या होता है प्रतिबिंब होता है, उसका गोली दर्पण से दूरी भी क्या होता है आपका भिन्न भिन्न होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, ये गोली दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कोई वस्तु ले लेते हैं। अब इस वस्तु के अगर हम अलग अलग स्थिति में क्या करते हैं, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग स्थिति में रख करके जो क्या करते हैं प्रतिबिंब देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उस प्रतिबिंब की जो दूरियाँ होगा वो गोली दर्पण से क्या होगा आपका अलग अलग होगा, अलग अलग स्थिति में होगा। तो इस प्रकार से प्रतिबिंबों के जो आकार हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस स्थिति में जो भी हमारा क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में जो भी दर्पण से प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब होता है उनकी स्थिति आपको अलग अलग होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे स्थितियों में जो क्या होता है आपका, और दर्पण से संबंधित जो भी भौतिक राशियां होती हैं उसमें कुछ न कुछ क्या होती है, संबंध होती है। क्योंकि अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका या जो स्थिति है उसका, और साथ में दर्पण में जो कुछ भौतिक राशियां होती है, फोकस, ध्रुव, उसके अलावा आपका जो है वक्रता त्रिज्या, इनमें कुछ न कुछ क्या होती है, संबंध अवश्य ही होती है। और इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दर्पण से संबंधित कुछ राशियाँ जो है बताई गई हैं, जिनको हम लोग दो राशियों में बांट करके यहाँ पर उसको पढ़ाई की जाती है। एक होती है चर राशि और एक होता है हमारी अचर राशि, जो कि दर्पण से संबंधित क्या होती है, राशियाँ होती हैं। और उनको इस प्रकार से जो भी दर्पण के जो राशियाँ हैं उसको दो भागों में बांट करके समझने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है, जिसको जो है यहाँ से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो जो भी दर्पण में जो भी क्या होती है, राशियाँ होती हैं, जिनके वजह से आपका उसमें वस्तु के जो प्रतिबिंब होती हैं उनकी स्थिति में आपको अलग अलग, या उनकी प्रतिबिंब में अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है, तो उनकी राशियों को दो भागों में यहाँ पर क्या की जाती है, बांटी जाती है। एक होती है हमारी अचर राशि और एक होती है हमारी चर राशि। अचर राशि क्या होती है भाई, तो इन राशियों का मान एक दर्पण के लिए निश्चित होती है। मतलब ऐसी राशियाँ जो कि दर्पण में जो है क्या होती है, उसका मान फिक्स होती है, मान निश्चित होती हैं, जो बदलती नहीं है, वह मान हमारा क्या कहलाती है, वह राशि क्या कहलाती है, अचर। मतलब जो बदलती नहीं है, ऐसे राशियाँ जो होती हैं उसे अचर राशियाँ कहलाती है। मतलब वे राशियाँ जिसका मान दर्पण के लिए क्या होती है, निश्चित होती हैं, ऐसी जो राशियाँ होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अचर राशियाँ कहलाती है। अर्थात जो चेंज नहीं होती है, वो फिक्स होती है। जैसे उसकी वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया, तो कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि हमारी क्या होती है, एकदम फिक्स होती है, वो हमारी क्या होती हैं, आपकी अचर राशि कहलाती है। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे आप पूछ देता है कि अचर राशियाँ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अचर राशियाँ वह राशियाँ होता है जिनका जो मान होता है दर्पण में क्या होता है, निश्चित होता है। अर्थात उसका जो मान होता है वो बदलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, अचर राशि कहते हैं। और चर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती है दर्पण की जो क्या हो सकती है, बदल सकती है, या उसको बदली जा सकती है, या वो बदलती रहती है, तो उसको क्या की जाती है, चर राशि के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपके बुक में बताई गई है कि कौन चर राशि है और कौन अचर राशि है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इन राशियों को हम लोग यहाँ पर सारणी के रूप में बताए हैं। जैसे अचर राशि है, जैसे दर्पण की फोकस दूरी जो कि आपकी क्या होती है, फिक्स होती है, अचर राशि के अंतर्गत आती है। दूसरा हमारा दिया है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, है ना, आर जो होती है ये मान फिक्स होती है। वक्रता त्रिज्या हम पढ़ चुके हैं, फोकस दूरी आप पढ़ चुके हैं। और एक होता है वस्तु की लंबाई, जो हाइट होती है, वो आपकी क्या होती है, अचर राशि के अंतर्गत आती है। तो इस तरीक़ा से आपको ये तीन राशियाँ यहाँ पर बताई गई है दर्पण से रिलेटेड, जो कि अचर राशियों के अंतर्गत आती है। पहला दर्पण की फोकस दूरी एफ, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, और वस्तु की जो लंबाई होता है एच, जिसको दर्शाते हैं, ये सब के सब क्या होती हैं, आपकी अचर राशियाँ होती हैं। अगर हम चर राशियाँ की बात करें जो आपकी क्या होती रहती है, बदलती रहती है, वो है वस्तु की दर्पण से दूरी, जिसको यहाँ से यू से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। ये आपकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। दूसरा होती है आपकी
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी जिसको भी से दर्शाई जाती है ये आपकी चेंज हो जा सकती है। तो वस्तु के दर्पण से दूरी चेंज हो सकती है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी चेंज हो सकती है। ये हमारा दर्पण है ना, और ये हमारा क्या है, वस्तु है। तो इनकी दूरियां क्या हो सकती है, आपकी चेंज हो सकती है। बनने वाला जो प्रतिबिंब है उनकी स्थिति चेंज हो सकती है। प्रतिबिंब की जो लंबाई है कम ज़्यादा हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। और एक आवर्धन क्षमता होती है, वो भी क्या हो सकती है, आपकी चेंज हो सकती है, जो हम आगे देखने वाले हैं कि आवर्धन क्षमता क्या है। तो इस प्रकार से कुछ राशियाँ हैं जिसे हम चर राशि और अचर राशि के अंतर्गत हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि कौन चर है और कौन अचर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, खाली स्थान में हो या सिंपल हो, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये हो गया चर और अचर राशियों के बारे में कुछ बातें। अब हम जो है इन राशियों के मध्य जो संबंध सूत्र हैं उसको समझने का यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आगे कुछ यहाँ पर दिया गया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी। फोकस जो दूरी होता है जिसको हम एल से दर्शाते हैं, है ना, एल से बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है आपका, ये जो आपका क्या होता है आर जो होता है त्रिज्या जिसको बोलते हैं, है ना, वक्रता त्रिज्या। इसमें हमको क्या करना है, देखना है। फोकस दूरी मतलब हम बोल सकते हैं एफ को बोलेंगे, ठीक है। तो इसको एफ लग लेना आप, ठीक है। ये क्या हमारा एफ है, ठीक। तो यहाँ पर आपके कुछ संबंध आपके बुक में दिया गया है। वैसे तो ये सब प्रश्न नहीं करेगा, बट जानते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये हमारा देखो, ये हमारा आपको दिख रहा है फोकस दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या ये हमारा दिया है आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के का हमारा दिया है वक्रता त्रिज्या। इन दोनों में क्या है, क्या संबंध है, उसको हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर दिया है एक गोली दर्पण है, और इस गोली दर्पण में कुछ अचर राशि है जिसमें एफ है और ये आर है। इन दोनों के बीच यहाँ पर संबंध स्थापित करने का जो है गोली दर्पण में क्या किया गया है, यहाँ पर प्रयास किया गया है, या इसको गोली दर्पण में संबंध स्थापित किया गया है। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, गोली दर्पण लिया गया है। और ये जो गोली दर्पण है ये आपको दिख रहा है, ये गोली दर्पण होता है। और इस गोली दर्पण में हमारा यहाँ से सी से लेकर के बोल सकते हैं, ये हमारा जो ये वाला दिख रहा है लाइन, ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जिसमें आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र सी है, फोकस जो बिंदु है एफ है, और एक ध्रुव क्या है हमारा पी होता है। ये क्या करता है, किसको शो करता है, ये हमारे मुख्य अक्ष को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से मुख्य अक्ष को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण मुख्य अक्ष क्या है हमारा, सी से लेकर के पी है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इस दर्पण में हमारा जो क्या दिया है, हमारा ये जो दिया गया है आपका सी से लेकर के पी जो दिया गया है, सी से लेकर कहाँ तक, ये जो पी दिया है यहाँ तक के बीच की जो दूरी होता है, इसको क्या कहा जाता है हमारा, इसको कहा जाता है आपका मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसके बाद जो है फोकस बिंदु किसको बोलते हैं, एफ को कहते हैं, और वक्रता जो केंद्र होता है उसको सी को कहा जाता है। अब आपको क्या बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है आगे कि चित्रानुसार हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ए बी अवतल दर्पण के से परिवर्तित होकर फोकस बिंदु एफ से होकर चली जाती है। अतः सी बी गोली दर्पण के परिधि के बिंदु बी पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी हमारा क्या है, एक आपतित प्रकाश होता है। ये जो आपतित प्रकाश होता है, यदि ये क्या करता है हमारा, ये जो मुख्य अक्ष होता है इसके लगभग समीपवर्ती क्या होता है, मुख्य अक्ष के समीपवर्ती अगर हम क्या करते हैं, ए भी हम क्या करते हैं, कोई किरण लेते हैं, है ना, जो कि क्या होता है आपका मुख्य अक्ष के समान क्या होता है आपका अवतल दर्पण पर क्या होता है आपका आपतित होता है। और फिर वो जो है आपका फोकस बिंदु से होता हुआ, किससे होता हुआ, फोकस बिंदु से होता हुआ इस प्रकार से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसमें बी से ये क्या खींचा जाता है आपका, अभिलंब खींचा जाता है, जिसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर एक हम किरण क्या खींचे, ए बी खींचते हैं, जो कि फोकस बिंदु से होकर के क्या हो जाता है, सी बी चला जाता है, और जिसमें सी बी क्या होता है, एक अभिलंब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हमने क्या किया, देखा कि हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, सी और पी क्या होता है हमारा मुख्य अक्ष होता है। यदि इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण है हमारा ए बी, ये अगर क्या होता है, आपतित होता है, तो ये आपतन
अपटित होने के पश्चात ये फोकस बिंदु से होता हुआ क्या हो जाता है आपका, ये परिवर्तित हो जाता है। यदि यहाँ पर इस आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच अगर क्या किया जाता है, अभिलंब खींचा जाता है, जिसको BCC से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर 2 त्रिभुज क्या होता है आपका, निर्मित हो जाता है। कितना त्रिभुज होता है भाई हमारा, 2 त्रिभुज निर्मित होता है। एक क्या हो जाता है हमारा, एक यहाँ से होता है आपका AB, और एक क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका C, ये हो जाता है ABC। देखो ABC एक हमारा त्रिभुज ये बनता है, और उसी प्रकार एक होता है हमारा CB, और ये क्या हो जाता है, या इसको बोल सकते हैं CB, और ये होता है F। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या हो जाता है, 2 त्रिभुज यहाँ से क्या होता है, तैयार होता है। एक होता है ABC और एक होता है आपका CB और F। 2 प्रकार का त्रिभुज क्या होता है यहाँ से तैयार हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, ये हमारा हो गया कोण जो है आपका, या त्रिभुज क्या होता है, ABC, और दूसरा होता है CBZ। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, 2 प्रकार के त्रिभुज वहाँ से बनता है कौशिक नियम, परावर्तन नियम के आधार पर। अब यहाँ पर चूंकि हमारा जो AB होता है मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है, मुख्य अक्ष CP के समांतर होता है, अतः AB और CP क्या होगा, एक दूसरे को क्या करता है, हमारा बराबर होता है, और ये BC उन्हें काटती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि हमारा जो क्या होता है, जो AB होता है, ये जो AB होता है ये हमारा क्या होता है C, और ये हमारा क्या होता है P होता है, इन दोनों के समांतर होता है। मतलब AB का जो मान होता है, किसका मान होता है हमारा, ये जो AB का मान होता है वो मुख्य अक्ष CP के मान के क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पर ये जो हमारा क्या होता है, जो B है और हमारा क्या है F है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं B, और ये हमारा जो C है, उनको यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर दिख रहा है कि BC उन्हें क्या करता है, काटता है। कौन है हमारा BC, ये हमारा B और क्या है C है, जो कि AB और हमारा जो क्या होता है, हमारा जो CP है, उनको क्या करता है, ये काटता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कोण है उसकी बात करते हैं। ABC कोण बनता है, और एक BC जो कोण होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ABC और BCF, यहाँ पर क्या होता है आपका ABC, ये हमारा एक कोण हो गया। यहाँ पर एक क्या होता है हमारा, एक कोण ये होता है हमारा, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, AB और C। यहाँ पर एक कोण होता है। उसी प्रकार एक कोण क्या होता है, BC, और ये हमारा क्या होता है, हमारा B हो गया, C हो गया, और एक हमारा क्या होता है, F होता है। यहाँ पर एक कोण होता है। ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होता है, आपका बराबर होता है। कौन कौन सा, AB, B में जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर CB, C में बनने वाला कोण है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, आपका बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये सब चीज़ दिया गया है। अब जो है यहाँ पर समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या किया जाता है, यहाँ पर मान को रख दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 1, और ये हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 2 से। तो त्रिभुज किसके बात किया जाता है, हमारा CBF की बात किया जाता है। फिर समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख देते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या है हमारा, CBF की बात करें, अगर CBF क्या है हमारा, ये है CAB है और F है। इनकी अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो उस स्थिति में समीकरण जो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर ले लिया जाता है तो कोण क्या हो जाता है आपका, BCF और CBF, है ना, BCF और BCF बोल सकते हैं CBF। तो यहाँ पर क्या होता है, CF का मान BF के समान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से हम करते हैं। यदि बिंदु P दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत समीप हो जाता है तो दर्पण के वक्रता त्रिज्या कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो BF होता है और PF होता है वो बराबर होता है। अतः समीकरण 3 और 4 से करते हैं तो CF जो होता है वो PF के बराबर होता है। तो यहाँ पर मान रखते हैं तो PC बराबर CF प्लस क्या होता है, PF हो जाता है। परंतु 5 में हमारा दिया गया है PC बराबर PF इक्वल टू PC बराबर 2F होता है। तो PF बराबर क्या हो जाता है आपका, PC/2 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर फोकस दूरी 1/2 बराबर क्या होता है आपका, वक्रता त्रिज्या होता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो वो इस प्रकार से बात है जिसको क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। और लास्ट में ये दिया है, अतः किसी गोली दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधी होता है। और यदि संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है, इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो कोई भी गोली जो क्या होता है, हमारा दर्पण होता है, उस गोली दर्पण में अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधी होता है। तो बोल सकते हैं भाई यही बात है, फोकस दूरी जो होता है
वो उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अर्थात एफ, और दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात यू व प्रतिबिंब की दूरी भी में संबंध होता है कैसा, उसको देखना है। तो यहाँ पर आपको दिया है, एक हमारा दिया है अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है, हमारा अवतल दर्पण दिया गया है, और ये हमारा क्या दिया है, इसका मुख्य अक्ष दिया है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसको हम P से दर्शाते हैं। ध्रुव किससे दर्शाते हैं भाई, P से यहाँ पर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु F होता है, और साथ में हमारा एक वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, C होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं दर्पण के, किसके भाई, गोली दर्पण के। अब गोली दर्पण की बात कर रहे हैं तो गोली दर्पण ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गोली दर्पण के, गोली दर्पण के है ना, ध्रुव से, ध्रुव मतलब ये P वाला को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से जो हमारा क्या होता है, वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की जो क्या है हमारा दूरी होती है, उसको बोल सकते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, मान लो यहाँ पर क्या है, वस्तु है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। तो वस्तु की दूरी, ध्रुव से, गोली दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी से वस्तु की दूरी हमारी क्या होती है, म्यू होती है, म्यू होती है, या इस प्रकार से यू हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं, यू होती है, यू होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, गोली दर्पण के ध्रुव से, गोली दर्पण के ध्रुव से, यहाँ से फिर एक लिख सकते हैं, गोली दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी भी होती है। तो इसको भी लिख सकते हैं, गोली दर्पण के, है ना, ध्रुव से, ध्रुव अर्थात P से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमारी भी होती है, भी होती है। और अगर हम बात करें हमारा ध्रुव से, हमारा जो क्या होती है, आपकी जो फोकस बिंदु के बीच की दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ गोली दर्पण के ध्रुव से है ना, फोकस बिंदु की दूरी, फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर ध्रुव से वस्तु की हम दूरी देखें, है ना, या फोकस है और ये क्या है, हमारा वस्तु है, तो उन दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। ये वस्तु है और उसका मान लो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो इनकी बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है। और ध्रुव से जो फोकस बिंदु होती है उनकी बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी कहलाती है। और इन तीनों में जो संबंध है वो एक हमारा जो दर्पण सूत्र होता है, उस दर्पण सूत्र से क्या की जाती है, समझाई जाती है। तो यहाँ पर जो दर्पण सूत्र है ना, वो होती है आपका 1/, क्या होती है आपकी भी, प्लस में क्या होती है 1/μ, या यू बोल सकते हैं, 1/ क्या होता है यू, और बराबर में क्या होता है हमारा 1/ क्या होती है, हमारी एफ होती है। तो इस तरीक़ा से ये हमारी क्या होती है, दर्पण सूत्र होती है। और इस दर्पण सूत्र से ही क्या की जाती है, आपका जो हमारा क्या होता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और भी के संबंध को प्रदर्शित करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन इसको पूछ देती है भाई कि दर्पण सूत्र क्या होती है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f क्या कहलाती है, दर्पण सूत्र के नाम से जानी जाती है। जिसमें हमारा जो भी का मान और ये हमारा क्या होती है, जो u का मान हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हमेशा कैसी होती है, ये ऋणात्मक अवस्था में क्या होती है, ये पाई जाती है या होती है। जहाँ पर जो भी का मान होता है, भी का मान अगर देखें तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है इसमें इसका मान ऋणात्मक होती है ना। भी का जो मान होता है, भी का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, भी का मान वास्तविक प्रतिबिंब में
वास्तविक प्रतिबिंब में है ना ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब में धनात्मक होती है। प्रतिबिंब में क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है? इसको बताई जा सकती है, धनात्मक होती है। तो हमारा भी जो होता है प्रतिबिंब का जो क्या होता है, हमारा जो दूरी होता है, इसका जो मान होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब में ऋणात्मक होती है और आभासी हमारा जो क्या होता है प्रतिबिंब में क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इस तरीक़ा से इससे रिलेटेड बातें क्या की जा सकती है? बताई जा सकती है, जिसमें से दर्पण सूत्र क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारा काम क्या हो गया? यहाँ से ख़त्म हो गया और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। आवर्धन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? उसको हमको देखना है। आवर्धन रियल में क्या होता है? हमारा जो प्रतिबिंब की जो क्या होता है, जो बोल सकते हैं ऊंचाई होता है, और साथ में वस्तुओं की जो क्या होता है, हमारा जो लंबाई होता है या ऊंचाई होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है, मैग्नीफिकेशन कहलाता है, जिसको m से दर्शाते हैं। और ये क्या करता है? हमारा प्रतिबिंब की जो क्या होता है, हमारा जो ऊंचाई हो गया, साथ में हमारा क्या होता है, जो वस्तुओं की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई है, ये हमारा क्या करता है? इन दोनों का जो अनुपात होता है, अर्थात इसको I से दर्शाया जाता है और यहाँ पर इसको H से दर्शाया जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? आपका आवर्धन क्षमता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। मतलब आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्षमता जो होता है वो वस्तु की प्रतिबिंब की जो भी लंबाई होता है ना, और वस्तु की जो भी हमारा लंबाई होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही क्या कहा जाता है? आवर्धन या आवर्धन के नाम से जाना जाता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। इस आवर्धन को आपको जो है इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, IH, या इसी को हम लोग V अपान जो है U से भी क्या किया जा सकता है? इसको दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आवर्धन क्षमता में कुछ नहीं रखा है, इस प्रकार से आसानी से क्या किया जा सकता है? इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लो क्वेश्चन आ जाता है आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि वस्तुओं की ऊंचाई या लंबाई जो होता है, या प्रतिबिंब की जो ऊंचाई या लंबाई होता है, अर्थात I अपान H होता है, उनका जो अनुपात होता है वही आपका मैग्नीफिकेशन या क्या कहलाता है? आपका आवर्धन कहलाता है। आवर्धन जो होता है उसमें I का मान जो होता है वो चूँकि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है, जिसको हम V से भी क्या करते हैं, या प्रतिबिंब की जो लंबाई होता है उससे हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लंबाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऊंचाई ना करने के बजाय इसको हम लोग क्या कर देते हैं? लंबाई कर देते हैं। ये भी लंबाई हो गया और ये भी क्या हो गया? हमारा लंबाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की जो लंबाई होता है हम लोग उसको किससे दर्शाते हैं? V से, और जो वस्तु की लंबाई होता है उसको U से दर्शाते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ मान दिया है, यदि यहाँ पर जो हमारा क्या होता है I जो बराबर होता है, यदि I का मान हमारा दिया गया है, हमारा 0 है ना, तो उस स्थिति में इसका मान अलग अलग स्थिति में देखने को क्या होता है? मिलता है। जैसे हमारा I अपान H बराबर क्या होता है? हमारा 0 दिया है। अगर इस प्रकार से अगर स्थिति आपको देखने को क्या हो रहा है? आपका मिल रहा है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर क्या दिया है? इसका मान इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से I अपान H, और ये हमारा क्या हो सकता है? 1 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से I बराबर 1 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग I अपान H इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उसको दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसमें भी वही है, पहले जो भी हमारा क्या होता है? इसका जो मान होता है, ये V का जो मान होता है, ये हमारा क्या होता है? जो V का जो मान है, V का मान वास्तविक विलयन में ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में बोल सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? इसका मान ऋणात्मक होता है, और आभासी में क्या होता है? धनात्मक होता है। आभासी में क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग बता सकते हैं। मेन आपको आवर्धन है, इस तरीक़ा से इसको बताया जा सकता है, और कुछ नहीं है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये दिया है हमारा गोली दर्पण का जो क्या है? उपयोग दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है। अवतल का आपको अलग देखना है और उपतल का अलग देखना है। जो अवतल होता है उसका उपयोग अगर हम देखें, तो ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है
है ना। जैसे मैं आपको कील वाला इसमें करके बताया था, अगर हम इसमें क्या करते हैं, कील अगर इस प्रकार से गड़ा देते हैं बहुत सारा, तो इसका आपका देखो सब जो है जा करके एक ही बिंदु पर क्या होता है, मिलता है, मतलब एक जगह फोकस करता है, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो क्या होता है, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है ना, इसमें हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। गाड़ियों के जो लाइट है, गाड़ियों के हेडलाइट बोल सकते हैं, हेड जो क्या होता है हमारा जो लाइट होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, हेडलाइट में उपयोग किया जाता है ना, उपयोग करते हैं। हेडलाइट होता है इसलिए फोकस करता है, देखो दूर तक क्या करता है वो फोकस करता है, तो इस वजह से क्या करते हैं हेडलाइट में उपयोग करते हैं। टॉर्च होता है ना, टॉर्च में उपयोग करते हैं भाई, टॉर्च में क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि टॉर्च भी एक प्रकार से क्या करता है हमारा फोकस करता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका। उसके अलावा इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग हमारा जो दाढ़ी शेविंग करने के लिए है ना, या जो भी देखने के लिए जो दर्पण होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है ना। दाढ़ी शेविंग करते वक्त बोल सकते हैं, दाढ़ी शेविंग में इसका प्रयोग किया जाता है, शेविंग में उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके अलावा इसका जो उपयोग है ना दंत चिकित्सा में किया जाता है, दंत चिकित्सा चिकित्सा में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा क्या होता है जो अवतल दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु की जो भी आकृति होता है उस आकृति से किसी भी वस्तु को उसको जो है आपका बड़ा करके दिखाता है। अवतल दर्पण का एक गुण होता है, अगर इसमें कोई वस्तु क्या कर रहा है अपना जो भी प्रतिबिंब देख रहा है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा क्या होता है बड़ा बनता है। मतलब अवतल दर्पण का खासियत है कि वस्तु का जो आकार होता है उसके आकार से बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है अवतल दर्पण में बनता है। इसलिए दंत चिकित्सा में जो होता है वो अंदर में दांत में जब क्या करते हैं लगाते हैं, या जो भी प्रक्रिया होता है दांत से रिलेटेड, तो उसको बड़ा दिखता है, इसलिए इसका उपयोग दंत चिकित्सा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो अवतल दर्पण होता है उसका इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। गाड़ी का हेडलाइट होता है, टॉर्च होता है ना। उसके बाद शेविंग बनाने में जो दाढ़ी के शेविंग करते हैं उसमें, और ख़ास करके दंत चिकित्सा जो होता है उसमें इसका क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको खाली स्थान में या डायरेक्टली पूछ सकता है। उत्तल जो दर्पण होता है, ये इस उत्तल दर्पण का जो है अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ियाँ होता है, गाड़ियों में जो दर्पण होता है उनमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल होता है। गाड़ियों में लगा दर्पण क्या होता है हमारा, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो जो गाड़ियों में क्या होता है जो दर्पण लगा होता है वो कैसा दर्पण होता है भाई, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि ये वस्तु का वास्तविक स्थिति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो गाड़ियों में लगा दर्पण क्या होता है, उत्तल होता है, और ये वास्तविक स्थिति को दिखाता है। आ रहा है वस्तु तो आ रहा है टाइप का दिखाता है, जा रहा है वस्तु उसको जा रहा है टाइप का दिखाता है, और इस वजह से इसका उपयोग क्या किया जाता है हमारा गाड़ियों में जो दर्पण है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो दर्पण होता है वो क्या करता है, जो भी वस्तु की आकृति होता है उस वस्तु की आकृति से उनको छोटा करके क्या करता है, ये दिखाता है। जैसे पहले वाला अवतल वाला क्या था, जो भी वस्तु होता था उसको बड़ा करके दिखाता था। अवतल दर्पण ऐसा होता है कि जो वस्तु होता है उस वस्तु का जो भी आकार होता है उससे ये उसको छोटा कर देता है, और साथ में वास्तविक स्थिति को क्या करता है हमारा ये जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं हम लोग, जो है गाड़ियों में जो भी दर्पण उपयोग होता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और ये हमेशा वस्तु से छोटे आकृति को क्या करते हैं, प्रतिबिंब को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में जो है आगे का टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।